सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 13 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में किसे 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर होगा सूर्यबाला को। तो देश की जानी मानी लेखिका हैं सूर्यबाला और इन्हीं को अभी 34वें 34th नंबर के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनके उपन्यास कौन देश को वासी वेणु की डायरी, जिसे 2018 में लॉन्च किया गया था इनके द्वारा, और इसी उपन्यास के लिए इन्हें ये 2024 का जो व्यास सम्मान है ये मिला है, जो कि इसका 34th नंबर का एडिशन है, 34वां व्यास सम्मान है। ये जो लेखिका है सूर्यबाला, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, ये भी ध्यान रखो। तो इस प्रश्न में जो काम की बात है वो 3 ही बातें हैं। 34वां व्यास सम्मान है 2024 के लिए, किसे मिला? सूर्यबाला को। उनके उपन्यास का नाम क्या है? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखना। बाकी अगर हम व्यास सम्मान की बात करें तो देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन देता है। पहली बार कब और किसे दिया गया? तो 1991 में डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया गया था। और लास्ट जो एडिशन था 2023 वाला 33वां संस्करण, वो पुष्पा भारती को दिया गया था उनके उपन्यास यादें यादें और यादों के लिए। हम पढ़ चुके हैं कई बार। अच्छा, यहां से एक प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक बार एग्जाम में ये प्रश्न आया था कि हिंदी में सराहनीय कार्य के लिए के बिरला फाउंडेशन कौन सा पुरस्कार देता है। आपके सामने 4 ऑप्शन थे, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? व्यास सम्मान हो जाएगा। बाकी ऑप्शन में अगर ये देखोगे आप, कालिदास सम्मान, मैं आपको ये भी बता चुका हूं, ये प्रश्न भी एग्जाम में आया था। इसमें पूछा गया था कि ये कौन देता है, तो मध्य प्रदेश सरकार ये सम्मान देती है। चलो आप मुझे बताओ, अभी लेटेस्ट, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कालिदास सम्मान दिया, किस व्यक्ति को दिया है ये आपके लिए हो जाता है। बाकी ये जो सरस्वती सम्मान है ये भी के बिरला फाउंडेशन ही देता है। पर याद रखना, संविधान की जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भारतीय भाषाएं शामिल है, तो उनके लिए ये दिया जाता है। कौन सी भी भाषा मतलब हो सकती है, लेकिन जो ये व्यास सम्मान है केवल हिंदी भाषा में जो उत्कृष्ट कार्य होता है, उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। बात समझ में आती है? चलो कुछ 2024 के और इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। 10-15 अवार्ड्स और हम देखेंगे, ध्यान से सुनना, सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कि रासमस पुरस्कार ये मिला अमिताभ घोष को। 2024 का प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया रिकेन यामामोटो को। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता क्रिस्टिना प्रिचकोवा ने, चेक रिपब्लिक से हैं। और 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था सेनिस पलासियो निकारागुआ से। अब अगर पूछूं 2024 वाला भी दे दिया गया है, किसे मिला? तो विक्टोरिया को मिला है। वो कहाँ से हैं? डेनमार्क से हैं। डेनमार्क की पहली मिस यूनिवर्स है वो। अभी ये यही वाला प्रश्न आया था एग्जाम में कि जो 2024 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है वो किस देश की है? डेनमार्क आंसर होगा। बाकी 2023 का जी.डी. बिरला पुरस्कार डॉक्टर अदिति सेन डे को मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 58वां जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। केपीपी नामबियार पुरस्कार इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को मिला। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को मिला। असम वैभव सम्मान रंजन गोगोई साहब को मिला। और एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार बी.आर. कंबोज को, जबकि एमएस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर को मिला। दोनों मिलते जुलते पुरस्कार हैं, इसलिए मैंने साथ में रख दिया ताकि आप कंफ्यूज न रहो। 2023 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार रुइक्सियांग झांग को मिला। वैसे अभी 2024 का भी दे दिया गया, किसे? अलेक्जेंडर डुन को, वो अमेरिकी हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए दिया गया था संजीव को, मुझे पहचानों के लिए। और अंग्रेजी का मिला था नीलम शरण गौर को रेक्यूमेन रागा जानकी के लिए। और 33वां व्यास सम्मान, ये देखो मैंने आपको कई बार हर बार रिवाइज कराता हूँ, इस लिस्ट में पहले से लगा हुआ है। पुष्पा भारती को यादें यादें यादें। और 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को मिला रुद्र सात्विकम के लिए। तो 16 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हमने यहाँ से और रिवाइज करे। आप देख सकते हो ये शीट ऐसी की ऐसी है, हर बार मैं आपको रिवाइज कराता हूँ और इसी शीट में से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बताओ, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शीट है ये। वैसे जो भी मैं आपको रिवीजन कराता हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन होते हैं, तो ध्यान रखा करो। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी सबसे युवा शतरंज विश्व चैंपियन कौन बन गए हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। तो सही उत्तर हो जाएगा डी गुकेश, क्योंकि अभी फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हुआ, कहाँ पे? सिंगापुर में, और उसको जीत लिया डी गुकेश ने, जो कि भारतीय हैं। और इस तरह से वो इसे जीतने वाले सबसे युवा चैंपियन भी बन गए हैं। उनकी उम्र अभी 18 वर्ष है। उन्होंने फाइनल में यहाँ पे डिंग लेरेन को हराया है, जो कि पिछले साल के चैंपियन थे। डिंग लेरेन ये
चाइना के हैं। और ये प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि चेस के वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले वो भारत के एकमात्र दूसरे ही प्लेयर हैं, क्योंकि इनसे पहले 2012 में विश्वनाथ आनंद ने ये चैंपियनशिप जीती थी, अब डी गुकेश ने जीती है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, डी गुकेश ने जब वो 17 साल के थे तो 17 साल की उम्र में फिडे कैंडिडेट्स चेस टूर्नामेंट को भी जीता था, तब वह ऐसा करने वाले भी सबसे युवा प्लेयर बने थे। तो इसीलिए प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस तरह के प्रश्न नहीं आएंगे तो फिर कौन से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे? ये बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा 2-3 नाम अभी और न्यूज में थे, जैसे कि एक तो आर्यत कपिल का नाम हमने पढ़ा था। 9 साल की उम्र में 67 साल के ग्रैंड मास्टर को हराने वाले वो पहले भारतीय बने थे। और हराया किसे था? अमेरिका के ग्रैंड मास्टर राशिद जियाददिनोव को। और अनीस सरकार का नाम भी याद रखना, जो कोलकाता से बिलोंग करते हैं। ये जो आर्यत कपिल है वो दिल्ली के रहने वाले हैं और अनीस सरकार कोलकाता के हैं। अभी 3 साल के हैं ये और अभी सबसे युवा रेटेड शतरंज खिलाड़ी ये बन गए। अर्जुन एरिगेसी भी नाम न्यूज में था। विश्वनाथन आनंद के बाद लाइव येलो रेटिंग सूची में 2800 अंक पाने वाले वो दूसरे भारतीय बने थे। तो ये नाम अभी कुछ ज़्यादा ही चर्चा में थे, ध्यान में रखना। चेस से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। जैसे कि हमारे पहले जो शतरंज ग्रैंड मास्टर उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है माइंड मास्टर। सबसे पहली बार 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था पहली बार। और अभी लास्ट एडिशन वाला याद है आपको 2023 का किसे मिला था? बैडमिंटन प्लेयर की जोड़ी है, एग्जाम में आ चुका है इनका नाम, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को। हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हैं। पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी। वर्ल्ड चेस डे होता है 20 जुलाई को। भारत में पहली बार चेस एकेडमी ये खुलेगी उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया। 45वां जो चेस ओलंपियाड अभी हुआ 2024 में, कहाँ पे? हंगरी के बुडापेस्ट में। और इसमें महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी में भारत विजेता रहा, इसलिए हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, भारत ने पुरुषों में अगर बात करें, भारत ने किसे हराया? स्लोवेनिया को। और महिलाओं में भारत ने हराया अजरबैजान को। अगला जो होगा 46th एडिशन इसका 2026 में होगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। बाकी ये पॉइंट मैंने आपको बता ही दिया। वर्ल्ड में जो चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है वो होती है फिडे। इसके स्टैटिक देखें तो स्थापना होती है 1924 में। हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है आर्केडी डोरकोविच और वाइस प्रेसिडेंट है विश्वनाथन आनंद। ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं। अभी हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2024 ये कहां पर आयोजित की गई? तो आंसर होगा देहरादून में। यहाँ हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो 2024 की। इस बार इसका 10वां एडिशन था। कहाँ पे हुआ? देहरादून उत्तराखंड में। अभी 12 दिसंबर को ही इसका आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन किया उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। और ये इस बार 10वां एडिशन है। जो पहला एडिशन था वो सन 2002 में हुआ था केरल के कोच्चि में। हर 2 साल में होता है ये। तो इसका जो लास्ट एडिशन है 9th नंबर का, वो 2022 में हुआ था गोवा में। और इस बार 10वां हुआ देहरादून में, ये ध्यान रखना। इस बार की थीम भी है डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। अच्छा देखो, यहाँ पे आयुर्वेद से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। जैसे कि ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 जो हुआ था केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। यूके संसद ने अभी किसे आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया? तनुजा नेसारी को। अभी आयुर्वेद दिवस इस बार का हमने मनाया कब? 29 अक्टूबर को। ये धनतेरस वाले दिन होता है, तो हर साल चेंज होता रहता है। थीम याद रखो, आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे खुला है? जामनगर गुजरात में। सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो स्मार्ट कार्यक्रम। नई दिल्ली में पहले आरोहा 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था DY चंद्रचूड़ ने। ये हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं। अच्छा, अभी कौन से बन गए 51वें नंबर के? चलो बताओ, हमारे 51 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? और ये आरोहा 2024 ये आयुर्वेद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, तो इम्पोर्टेंट है। और ये भी याद रखना, भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र कहाँ पे खोला गया है? तो मॉरिशस में खोला गया है। तो ये आयुर्वेद से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हमने पढ़े वो सारे एक साथ में आपके लिए लेकर के आ गया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, अंग्रेजी में बोलोगे तो
फर्स्ट इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 ये हुआ नई दिल्ली में, अभी 11 और 12 दिसंबर को हुआ ये। इस सम्मेलन में हड़प्पा काल से भारत की समृद्ध समुद्री विरासत पर प्रकाश डाला गया है। इस सम्मेलन में 4 राज्य सरकारों ने हिस्सा लिया, गुजरात, गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। इसका आयोजन किया केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने, और जो उसी मंत्रालय की मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। तो इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो देश की समृद्ध समुद्री विरासत को उजागर करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ध्यान रखना, पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ हुआ ये पूछेंगे तो नई दिल्ली में हुआ। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जो सम्मेलन अभी हुए, बिल्कुल लेटेस्ट वाले अभी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले एक होमवर्क प्रश्न आपको दे रहा हूँ कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर ये कहाँ पर बनेगा, इसका उत्तर आपको देना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। जिसको उत्तर नहीं आता कमेंट बॉक्स में जाकर के देखें, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स इसका उत्तर देंगे। बाकी समिट्स में आपको रिवाइज करा हूँ। उससे पहले समुद्र से ही मिलते जुलते कुछ प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब होता है, नेशनल मैरीटाइम डे 5 अप्रैल को, लेकिन विश्व समुद्री दिवस पूछेंगे तो ये सितंबर के लास्ट थर्सडे को होता है। एक विश्व समुद्री घास दिवस भी होता है, वर्ल्ड सी ग्रास डे, 1 मार्च को। और एक समुद्र लक्ष्मण अभ्यास ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है, और समुद्र शक्ति अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है, याद रखना। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन, ये भी ध्यान रखना नई दिल्ली में। चलो अब आ जाओ सम्मेलन में आपको रिवाइज कराऊं इंपॉर्टेंट समिट्स। तो अभी की ही बात है, अभी दिसंबर में ही विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 ये हुआ चेन्नई में। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा में हुआ, असम में। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट मोदी जी ने उद्घाटन किया जयपुर राजस्थान में। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन वाराणसी में हुआ। COP29 का आयोजन हुआ जिसका संबंध है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट एक्शन से, क्लाइमेट चेंज से, तो ये बाकू अजरबैजान में हुआ। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 भारत में हुआ, पहली बार हुआ, भारत ने पहली बार होस्ट किया इसको। पहले एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन भी भारत ने किया। COP16 का आयोजन, इसका संबंध जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी से है, ये हुआ कोलंबिया में। और 2025 में जो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया जाएगा उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट समिट्स, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। और हाँ, अगर आप में से कोई क्रिक एग्जाम चैनल पे ये करंट अफेयर्स अगर पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दूं, रेगुलर स्टूडेंट्स को तो पता है कि ये जो भी हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, शीट्स लेकर के आ रहा हूँ, ये सब आपको लिखित रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। कहाँ पे, अपनी PDF में, तो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। मॉर्निंग अपनी मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, इवनिंग तक आ जाती है टेलीग्राम पे, और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एप्लीकेशन के भी, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन के भी और अपने टेलीग्राम चैनल के भी। वैसे जो क्विज होती है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो, जहाँ पे आपका टेस्ट लगाया जाता है, जहाँ पे आपको आपकी रैंकिंग पता चलेगी, वहाँ आपको पता लगेगा कितने प्रश्न आपने सही किए, गलत किए, कितना टाइम लगा, पूरा सिस्टमेटिक एक रैंकिंग आपको मिलेगी। तो वो क्विज केवल अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे ही आपको मिलेगी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के भी मिल जाएगी। बाकी सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगे, अगर आपको इन वीडियोस से हेल्प मिलती है तो प्लीज़ इन वीडियोस को सपोर्ट ज़रूर करें, इन्हें अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर करके, लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना मेरे दोस्त। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, देखो, अभी हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है, तो सही उत्तर होगा डोनाल्ड ट्रंप को। तो अमेरिकी मैगजीन है टाइम्स और इसी ने एक बार फिर पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। वैसे मैंने कहा एक बार फिर से, क्योंकि इससे पहले भी जब उनका पहले कार्यकाल था ना 2016 वाला, उस समय भी टाइम्स ने इनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। आपको याद है पिछले साल 2023 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, टेलर स्विफ्ट को। टाइम मैगजीन की बात करें, एक अमेरिकी वीकली न्यूज मैगजीन है और 1923 में ये शुरू हुई थी, इसका प्रकाशन न्यूयॉर्क शहर से होता है। पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने का मतलब हो गया, जो इसकी मैगजीन आएगी ना उसके फ्रंट कवर पे उस व्यक्ति का चित्र होता है, फोटो होता है जिसे चुना जाते हैं। जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया तो इनका फोटो आएगा उसकी मैगजीन के ऊपर। और मैं इसी तरह से आपको एक रिवाइज कर रहा हूँ पॉइंट। तो टाइम मैगजीन ने ही 2024 के विश्व के सबसे महान स्थानों की सूची जारी की थी, उसमें 3 भारतीय स्थान को शामिल किया था। एक हिमाचल प्रदेश में नार बुटीक होटल है, एक हैदराबाद में मनम चॉकलेट फैक्ट्री है, तो एक
मुंबई में म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन है। और उसके अलावा टाइम मैगजीन ने अभी आलिया भट्ट और साक्षी मलिक को 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल किया था। उसके अलावा रिलायंस और टाटा को टाइम्स पत्रिका की विश्व की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की सूची में भी शामिल किया गया था। ये मैंने आपको बता दिया। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 टेलर स्विफ्ट को चुना और अभी हमने देखा 2024 डोनाल्ड ट्रंप को। उसके अलावा टाइम मैगजीन की 2024 की दुनिया की श्रेष्ठ कंपनियों की सूची में जो टॉप भारतीय कंपनी है वो HCL है। पूरी लिस्ट में ये 112वें स्थान पर है। इस पूरी लिस्ट में टॉप पर एप्पल है। तो देखो टाइम्स मैगजीन ने इस साल में जो इंपॉर्टेंट लिस्ट जारी की है जिसमें भारत से कोई न्यूज आई है तो वो मैंने आपको रिवाइज करवा दी है, ध्यान में रखना, क्योंकि खास तौर पे इसी तरह के प्रश्न हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी, जिनका कोई ना कोई लिंक भारत से हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएंगे। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो पूछ रहे हैं 2030 में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पर नहीं होगा। प्रश्न ध्यान से पढ़ा करो, नहीं पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो सही उत्तर हो जाएगा सऊदी अरब। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं जो जिनमें आपको लगता है कि यार तो बहुत मस्त प्रश्न आ गया, लेकिन कई बार वही भारी पड़ जाते हैं, नहीं पूछ रहा है। तो याद रखना कि 2030 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है वो 3 जगहों पे खेले जाएंगे, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में, जबकि 2034 वाले ये होंगे सऊदी अरब में। ठीक है। अगले साल वाले कहां पे होंगे? ये 3 देशों में होंगे, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में। पिछला वाला जो 2022 वाला 22वां संस्करण था वो कतर में हुआ था। चलो एक काम करता हूं, 2024 एंड होने वाला है तो 2024 में स्टार्टिंग से लेके अभी तक फुटबॉल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमने पढ़े वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक साथ में यहाँ पे आपको रिवाइज करा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा अब, और साथ में ये भी देखना है इसमें से कौन कौन से प्रश्न आपको याद है या नहीं याद है, उससे पता लगेगा ये शीट्स, ये रिविजन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट। देखो अभी डूरंड कप 2024 जो हुआ था 133वां संस्करण, इसे जीता था गुवाहाटी का जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, उसने मोहन बागान को हराया। अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024 ये हुआ डोमिनिकन रिपब्लिक में। ये क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इसी के लिए सहायक रेफरी के रूप में मेघालय की रिओह लंगधर को चुना गया। अच्छा, ये जो ऊपर वाला प्रश्न है ना डूरंड कप, ये देखो MTS एग्जाम में अभी पूछा गया था। उसके अलावा ये अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे स्टूडेंट्स लिखते हैं कि ये प्रश्न उनके इस एग्जाम में आया, तो अगर उनका मैसेज मुझ तक पहुंच जाता है, मतलब मैं पढ़ लेता हूं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जिससे आप लोगों को या रिवीजन करते वक्त हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए और मजा आए कि देखो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। क्योंकि इस तरह के प्रश्न जब हमें पता चलते हैं ना ये प्रश्न एग्जाम में आता है, तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाता है, वो चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती है, या आप कोशिश करा करो। तो इसी तरह से अगर आपके एग्जाम में कोई प्रश्न आए तो मुझे कमेंट जरूर करें। अगर वो मैसेज मुझ तक पहुंचा तो मैं उसे जरूर यहाँ पे नोटिफाई करूंगा। देखो जैसे कि अगला क्या है, अभी 48वां कोपा अमेरिका जीता, अर्जेंटीना ने कोलंबिया को हराया। UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जिसे यूरो कप भी कहते हैं, अभी स्पेन ने जीता, इंग्लैंड को हराया। वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा 25 मई को, नया दिवस है। 2023-24 का UEFA चैंपियंस लीग को जीता रियल मैड्रिड ने, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। AFC वुमेन्स एशियन कप 2029 वाले उज्बेकिस्तान में होंगे, पहला सेंट्रल एशियन कंट्री होगा जो इसे होस्ट करेगा। 2026 वाले ऑस्ट्रेलिया में, और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 जो ब्राजील में होंगे, ये बिहार पुलिस के एग्जाम में आया था। इंडियन सुपर लीग 2023-24 को जीता मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने, मोहन बागान को हराया। संतोष ट्रॉफी 2023-24 को सर्विसेज ने जीता, गोवा को हराया। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2024, इसको भारत और बांग्लादेश ने जीता, संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया। अंडर 20 साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप 2000 नेपाल में हुआ, बांग्लादेश ने जीता, नेपाल को हराया। मेंस AFC अंडर 23 एशियन कप जापान ने जीता, उज्बेकिस्तान को हराया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कल्याण चौबे हैं, याद रखना। अभी चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता को सीरिया ने जीता है। और याद रखना, मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया है वैसे, कि जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप पुरुष फुटबॉल जो टूर्नामेंट है, इसको पहले नेहरू कप के नाम से जाना जाता था। तो नेहरू कप एक स्टैटिक प्रश्न बनता है कि नेहरू कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से ही संबंधित है। और इंडियन मेंस फुटबॉल टीम के कोच कौन है? मनोलो मार्केजे स्पेन से हैं। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन मेंस अंडर 17 चैंपियनशिप 2024 भूटान में हुई थी, भारत ने जीता, बांग्लादेश को हराया। अभी ये सारे 2024 वाले ही हैं ना। अभी 50वां जो 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी बन गई, ये भी नाम इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा बैलन डी'ओर पुरस्कार अभी 2024 में पुरुषों में दिया गया रोड्रिगो हर्नांडेज को, स्पेन से हैं, और महिलाओं में एटना बोनमाटी को, ये भी स्पेन से हैं। उसके अलावा
जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 में हुए थे, 22वां संस्करण था, कतर में हुए। शुभंकर था मैस्कॉट, था लाइव, अर्जेंटीना ने जीता, फ्रांस को हराया। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो 23वां संस्करण होगा 2026, हमने देखा यूएस, कनाडा, मैक्सिको में होगा। 25वां संस्करण, ये हमेशा मैं आपको बताता आ रहा हूँ, 2034 में सऊदी अरब। और आज हमने देखा जो इसका 24वां संस्करण है 2030 वाला, वो भी 3 देशों में होगा, स्पेन, पोर्टुगल और मोरक्को। मैं इसमें ऐड कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा, ध्यान रखना। उसके अलावा सऊदी अरब से मैंने ये भी बताया कि 2034 में ये 22वें एशियन गेम्स को भी होस्ट करेगा, और 2025 में जो पहली बार ई स्पोर्ट्स गेम्स होंगे उसको भी होस्ट करेगा सऊदी अरब, तो ये भी ध्यान रखना। वैसे पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी फीफा है, जिसके स्टैटिक देखें तो 1904 में स्थापना होती है, हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेनिटो। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देखें यहाँ से, तो रोवर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, नेहरू कप, इन सब का संबंध फुटबॉल से है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने 2024 के फुटबॉल से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने पढ़े करंट अफेयर्स में, वो सारे एक साथ मैंने आपको रिवाइज करा दिए। अब आप बताइएगा इसमें से कितने प्रश्न आपको याद थे और कितनों को याद नहीं थे, तो आपने रिवीजन कर लिया तो बेनिफिट हुआ ना। तो क्रिक एग्जाम चैनल के साथ चलोगे, साथ साथ पढ़ते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो डेफिनेटली फायदा होगा, और ये फायदा एग्जाम में आपको दिखेगा। बस आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल को, इन वीडियोस को नहीं मिल पा रहा, वो थोड़ा अखरता है, थोड़ा बुरा लगता है। अगर आप लोग भी सपोर्ट करो जिस तरह से मैं आपको करता हूँ, ये वीडियोस आपको करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो शेयर करना मत भूलिए, बस शेयर ही करना है, और कुछ नहीं मांग रहा हूँ आपसे, क्योंकि मदद करने से कभी आप छोटे नहीं हो जाएंगे, या कभी आप पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि मदद करने वाले को ईश्वर देखता है और उसका फल जरूर मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए? तो आंसर होगा शाहिन शाह अफरीदी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं शाहिन शाह अफरीदी, और अभी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले वो सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए T20 मैच के दौरान ही उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। तो वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले, मतलब तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले, आप कह सकते हो पाकिस्तान के तो पहले गेंदबाज बन गए हैं, और पूरे विश्व में सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं ऐसा करने वाले, तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले। किस उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया? तो वर्ष 248 दिन की उम्र में उन्होंने ये कारनामा किया। तो शाहिन शाह अफरीदी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना इनका नाम। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किसे नवंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो आंसर होगा हारिस राउफ को। ये अभी आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, अभी पाकिस्तान के हैं ये हारिस राउफ, इन्हीं को नवंबर मंथ के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। तो इनका नाम याद रखना, हारिस राउफ। वहीं महिलाओं में अगर आप पूछोगे नवंबर मंथ के लिए ही वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना, तो इंग्लैंड की डैनी व्याट हॉच को चुना है। आज मैं आपके सामने पूरी लिस्ट शो कर रहा हूं, क्योंकि पूरा 2024 होने वाला है। तो अभी तक जनवरी से लेकर अभी नवंबर तक, क्योंकि हर महीने पुरुष और महिला में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाते हैं, तो वो आप पूरी लिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे हर महीने की लिस्ट आपके सामने है। इस बार का मैंने आपको बता दिया, ध्यान रखना। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या पीडीएफ में तो आपको मिल ही जाएगा ये। बाकी आईसीसी के स्टैटिक देखते हैं तो स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। सीईओ जॉफ एलार्डिस है, और चेयरमैन अभी नए बन गए हैं यहाँ के सबसे युवा चेयरमैन जो भारतीय हैं, जय शाह। आपको याद होना चाहिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना एडलजी बनी थी, और अभी दूसरी भी बन गई हैं, नीतू डेविड इनका नाम है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारे लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स है, ये कहां पर होंगे? तो ये लेह और गुलमर्ग में होंगे। तो 2025 वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हम बात कर रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में होंगे। जम्मू कश्मीर के तो गुलमर्ग में, और लद्दाख के लेह में। पिछले वाले भी आपको याद होगा 2024 में भी ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुए थे, पर उससे पहले ये केवल जम्मू कश्मीर में हुआ करते थे। 2024 से ही ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जगह होते हैं। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि जो 2026 में विंटर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? इटली में होंगे। इटली के मिलानो कोर्टिना में होंगे, ये आप जानते ही हो। और ये अभी हमने पढ़ा भी है कि 2025 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है और पैरा गेम्स हैं, ये बिहार में होंगे, ये भी ध्यान रखना। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि 2025 में जो 38वें जो नेशनल गेम्स हैं, या आप यूँ कहें कि जो समर नेशनल गेम्स हैं, ये उत्तराखंड में होंगे। और यहीं पे उत्तराखंड में ही
जो अगले विंटर नेशनल गेम्स हैं वो भी होंगे। और ऐसा पहली बार होगा जब इसका आयोजन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाहर होगा। कहाँ पे? उत्तराखंड में। ये नोट करने वाला पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, नेशनल गेम्स के बारे में एक पॉइंट तो आप और नोट करना, जो पहले नेशनल गेम्स हुए थे वो 1924 में हुए थे लाहौर में। तब इसे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल कहा जाता था। फिर 1940 में जो बॉम्बे में इसका नवा संस्करण हुआ था, तब से इसका नाम बदल के नेशनल गेम्स राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। वैसे बात तो हम यहाँ पे खेलो इंडिया की कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, 2024 में जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे वो सारे आपको रिवाइज कराता हूँ, ध्यान दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए। जैसे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स का जो फर्स्ट एडिशन हुआ था, ये दिसंबर 2023 में हुआ था नई दिल्ली में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट उज्ज्वला था। उसमें टॉप पे रहा हरियाणा। वहीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका छठा संस्करण हुआ था अभी तमिलनाडु में, जिसका शुभंकर वीर मंगाई था। टॉप पे महाराष्ट्र था। खेलो विंटर गेम्स का भी चौथा संस्करण हुआ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। उसमें शुभंकर मैस्कॉट था शीन ए शी या शान, जो स्नो लेपर्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसमें टॉप पे आर्मी था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का भी चौथा संस्करण हुआ था अभी असम में, जिसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी था। और इसमें टॉप पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा। और अभी खेलो इंडिया अस्मिता योगासन लीग पूर्वी क्षेत्र, ये पटना में हुआ, ये भी पॉइंट ध्यान रख लेना। तो इस साल जो खेलो इंडिया गेम्स हुए थे, हर कैटेगरी वाला, पैरा वाला, यूथ वाला, विंटर वाला, यूनिवर्सिटी वाला, सब मैंने आपको बता दिया कौन सा एडिशन हुआ, कहाँ पे हुआ, कौन उसका शुभंकर था, कौन विजेता रहा। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में $400 बिलियन की नेटवर्थ वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन गए? तो आंसर होगा एलॉन मस्क। तो अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार स्पेसएक्स के फाउंडर, टेस्ला के सीईओ, ट्विटर के मालिक, स्टारलिंक के मालिक और भी बहुत सारी कंपनियों के मालिक एलन मस्क $400 बिलियन की नेटवर्थ तक ये पहुंच गए। और ऐसा करने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। वैसे हम सभी जानते हैं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यही है, एलन मस्क। लेकिन यहां तक, मतलब इतनी संपत्ति अभी तक दुनिया में किसी के पास नहीं है, और यहां तक इसे हासिल करने वाले ये पहले इंसान बन गए। $400 बिलियन, एलन मस्क। तो अब ये सुनने के बाद क्या सुनाना बाकी रह गया? समाप्त करते हैं आज का सेशन यहीं पे। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आज का आपको कैसा लगा। एक बार फिर याद दिला दूं, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक जरूर कर देना। चलो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट रख के देखते हैं, होता तो नहीं है, ट्राई करते हैं। 4,000 लाइक का हम टारगेट रखते हैं लाइक का। बाकी चलो कल के करंट अफेयर्स आपको क्विक रिवीजन करा दे, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा था, राजस्थान सरकार हर साल किस दिन प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएगी? 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया 11 दिसंबर को। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अर्थ चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माधव गौडगिल। 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप किसने जीती? जापान। और महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष बन गए फिर राहुल नॉर्वेकर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? आईआईटी दिल्ली। और सिप्री की टॉप 100 आर्म्स प्रोड्यूसिंग एंड मिलिट्री सर्विसेज कंपनीज इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 में भारत की सबसे बड़ी जो कंपनी रही हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, वो इसमें कौन से स्थान पर है? 43। और किस भारतीय मंदिर को यूनेस्को पैसिफिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो अभय सहायेश्वरर मंदिर तमिलनाडु में है। बाकी अभी छठी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन बन गए? रविंद्रनाथ महतो। और आखिरी प्रश्न था, सीरिया में अंतरिम प्रधानमंत्री बने मोहम्मद अल बशीर। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था कि अभी 2024 में जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या है? तो सही उत्तर होगा आयुर्वेद इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।